मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई सरदार भगवंत मान जी, हमारे राज्यसभा के मेंबर, यहाँ पे आए हुए हमारे सभी एमएलएज, सभी ऑफिसर्स और लुधियाना के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी और उद्योगपति भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। उद्योग की और व्यापार की बात शुरू करने के पहले एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोग लुधियाना में आज एक बहुत ही शानदार स्कूल की शुरुआत हुई है। उसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एमिनेंस। सरकारी स्कूल है। मैं जानता हूं कि यहां जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप लोगों को भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है और मैं समझता हूं कि आप में से शायद किसी को भी सरकारी स्कूल में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं जान सकता हूं अगर यहां किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो जरा हाथ खड़ा कर दे। 3 लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे और लगभग 500-600 लोग, 4-5-6 लोगों के बच्चे। आपके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे। एक मेरी गुजारिश है, आज जिस स्कूल का हम उद्घाटन करके आए हैं, मेरे कहने से, मेरे रिक्वेस्ट करने पे, अगले हफ्ते 10 दिन में एक बार उस स्कूल का राउंड मार के आ जाना, अंदर से घूम के आ जाना। मैं चैलेंज करता हूं कि आपका बच्चा जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा अच्छा आज का सरकारी स्कूल है जिसका उद्घाटन किया गया है। इंदिरापुरी में है, इंदिरापुरी, वर्धमान के पास। और उसी के सामने हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, उसी के सामने एक प्राइवेट स्कूल है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन आज जब उस सरकारी स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे, वहां पे हमने बच्चों से पूछा, कई बच्चे, हम कई क्लासेस के अंदर गए, कई बच्चों से हमने पूछा, हर क्लास में लगभग 30-40% बच्चे प्राइवेट स्कूल, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल, जो बेस्ट प्राइवेट स्कूल है लुधियाना के, उनको छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। फिर हमने कई सारे पेरेंट्स से बात की। हमने कहा आपने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में क्यों भर्ती कराया? कहते सर, जब ये स्कूल बन के तैयार हुआ, हम एक राउंड मार के गए और हमें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा सरकारी स्कूल हो सकता है। हमारे बच्चे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे उनसे 10 गुना ज्यादा फैसिलिटीज यहां पे है। उस सरकारी स्कूल में बास्केटबॉल ग्राउंड है, उस सरकारी स्कूल में हर लैब, हर किस्म की एकदम मॉडर्न लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, शानदार लेबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब। उसमें स्विमिंग पूल है, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है। मैं जानना चाहता हूं लुधियाना के किस प्राइवेट स्कूल में स्विमिंग पूल है? मुझे तो नहीं लगता किसी भी प्राइवेट स्कूल में सर स्विमिंग पूल। एक राउंड मार के आना आप स्कूल का और आप अपने बच्चे को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती कराना चाहोगे। लेकिन सरकारी स्कूल में अब एडमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलता। वो जमाने गए जब सरकार, हैं जी, सॉरी, कि सरकारी मैडम कह रही हैं कि पहले हमारे पास मैसेज आते थे कि सरकार हमें प्राइवेट, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो। अब हम लोगों के पास कॉल्स आती हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पिछले साल ये जो हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं, आज 13 नए स्कूल बन के 13 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। अलग अलग शहरों में 13 स्कूल बने हैं। एक अमृतसर में पहले बन चुका था, 14 स्कूल बन के तैयार हो गए। पिछले साल इन स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में एडमिशन आसानी से नहीं होता। 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, 8200 सीट्स थी, 8200 सीट थी। उसका एडमिशन टेस्ट हुआ, एडमिशन टेस्ट के बाद इन स्कूलों के अंदर एडमिशन हुआ। धीरे धीरे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और हमारा मकसद है, पंजाब के अंदर लगभग 18,000 सरकारी स्कूल हैं, सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पंजाब के सारे स्कूलों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चल रहा है। कहीं बाउंड्री वॉल्स बन रही हैं, कहीं डेस्क आ रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी का स्टाफ लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है।
जो 75 साल की गंदगी है उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा। अभी 2 साल के अंदर इतना इंप्रूवमेंट है, आने वाले 3 साल के अंदर और भी बहुत इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। कल हम लोगों ने 165 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, एक बारी में, वन गो 165 मोहल्ला क्लिनिक। 75 साल में पंजाब में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना था। चलो मोहल्ला क्लिनिक छोड़ो, मोहल्ला क्लिनिक इज लाइक अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी। जो हाल था पंजाब के अंदर, मैं और भगवंत मान जब घूमा करते थे चुनाव के दौरान, एक दिन एक डिस्पेंसरी में हमारा जा रहा था, एक दिन हम लोग जा रहे थे एक गांव में, हम पता चला यहां पे, हम उतर गए, वैसे ही उतर गए औचक निरी, अंदर गए तो सारे कमरे बंद पड़े थे और कुत्ते घूम रहे थे कॉरिडोर के अंदर। ये हाल होता था प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और अब जो मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक, एयर कंडीशन, साफ सुथरे, एकदम मॉड्यूलर फर्नीचर, शानदार एनवायरमेंट, कंप्यूटर लेके, टैबलेट लेके बैठी हैं वहां पे महिलाएं, रिसेप्शन पे डॉक्टर, वहां पे दवाइयां देने वाली। आपको किसी 5 स्टार अस्पताल से कम नहीं लगेगा हमारा मोहल्ला क्लिनिक। अब पंजाब के अंदर 829 मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं। पंजाब के कोने कोने में खोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक। थोड़े से इलाके बच गए हैं, नहीं तो कोने कोने के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है। कोई भी पैसे वाला आदमी जिसके पास 4 पैसे भी हैं, अगर घर में कोई बीमार हो, कोई सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता है कि नहीं है, अपने आप को प्राइवेट में लेके जाएगा, चाहे छोटे प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन सरकारी में कोई नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं पता आप में से कितने, लुधियाना के अंदर भी अब कई खुल गए हैं मोहल्ला क्लिनिक, हाँ कई सारे खुल गए हैं लुधियाना में भी। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एक बार जाके देखना, आप गए हो? 90 90 नहीं होंगे, टोटल 829 पूरे पंजाब में है। लुधियाना में 90, मैडम बता रही हैं 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। अच्छा, अच्छा है कि नहीं है? इलाज अच्छा है कि नहीं है? आप में से कोई गया है मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने के लिए? कम लोग गए हैं। एक बार जाके देखना। सरकार की जो हमारी परिभाषा है ना, सरकार मतलब खराब, वो बदल जाएगी आप लोगों की। अब अलग किस्म की सरकार आई है इस देश के अंदर, पहले दिल्ली में, अब पंजाब में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए 2015 में, जब हमारी सरकार बनी। एक दिन ग्रेटर कैलाश की आरडब्ल्यूए ने मेरे को अपने एनुअल फंक्शन में इनवाइट किया। ग्रेटर कैलाश तो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, सबसे अमीर लोग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। तो एनुअल प्रोग्राम में मेरे भाषण के पहले उनकी आरडब्ल्यूए ने मेरे सामने डिमांड्स रखी, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम करा दो, हमारा ये काम। उसमें उन्होंने डिमांड रखी, हमारा एक मोहल्ला क्लिनिक बनवा दो यहां पे। तो मैंने कहा यार तुम तो इतने अमीर लोग हो, तुम तो बीमार हो जाओ तो मैक्स में जाते हो, अपोलो में जाते हो, फोर्टिस में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक की क्या जरूरत है? हमने उनके कहने पे एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उसके बाद उनकी डिमांड पे दूसरा बना, उसके बाद अब 3 मोहल्ला क्लिनिक ग्रेटर कैलाश में है। फिर एक दिन मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा देखते हैं कि क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। क्योंकि मैं अगर पहले से कह के जाता कि सीएम आ रहे हैं देखने, तो सब कुछ ठीक ठाक कर देते वो लोग। एक दिन मैं उस सड़क से गुजर रहा था, मैं उतरा वहीं पे और अंदर चला गया। आपको यकीन नहीं होगा, इतने अमीर अमीर घरों की महिलाएं वहां अपना इलाज कराने के लिए बैठी हुई थी। वो बोले यहां पे डॉक्टर इतना अच्छा बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से हमारा इलाज करते हैं। बोला कि प्राइवेट के अंदर भी हमारा इतना अच्छा इलाज। प्राइवेट में जब आप जाते हो तो आपका ओवर इलाज होता है, आपसे ज्यादा पैसे लेने के लिए जरूरत नहीं होती तब भी कह देते हैं इसकी सर्जरी करा लो, जरूरत नहीं होती तब भी कहते हैं ये 4 टेस्ट करा लो। मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही इलाज करते हैं वो लोग। तो आपके लुधियाने के अंदर 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। इससे पहले 75 साल में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला था, 2 साल में 90 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए।
अब आपके सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक कर रहे हैं। जितने पंजाब के अंदर सरकारी अस्पताल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, लगभग 40 हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने, जिनको ठीक कर रहे हैं। उनको शानदार बनाएंगे। आप मैक्स, अपोलो, फोर्टिस सब भूल जाओगे। और उनके अंदर भी सारा इलाज मुफ्त कर रहे हैं। और आपके अपने एमपी संजीव अरोड़ा जी लगे हुए हैं इस काम पे। उन्हीं को जिम्मेदारी दी है भगवंत मान साहब ने कि आप लगो इसके ऊपर। ये मैं इसलिए बता रहा था कि आप लोग व्यापारी होंगे, लेकिन आपको भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होती है, आपको भी इलाज कराना होता है। एक बार जाके देखो कि सरकार कितने तेजी से बदल रही है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी मोहल्ला क्लिनिक शानदार बनते जा रहे हैं। आप सब व्यापारी हैं। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस टाइम है जॉब्स देना। बच्चों को, हमारे युवाओं को हम रोजगार देना चाहते हैं। और सबसे बड़े स्तर के ऊपर रोजगार पैदा हो सकता है अगर हम छोटे और मझले व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें। बड़ी इंडस्ट्री को भी आना चाहिए। बड़ी इंडस्ट्री को हम बड़ी तेजी से ला रहे हैं। जैसा बताया गया कि ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मान साहब के आने के बाद पिछले 2 साल के अंदर कमिट हो चुका है और काम शुरू हो गया। केवल कमिटमेंट नहीं है, फर्जी एमओयू साइन हुए, काम शुरू हो गया। उनमें लगभग 3 लाख जॉब्स तैयार होंगे। लेकिन जिस स्केल के ऊपर छोटे और मझले व्यापारी जिस स्केल के ऊपर जॉब्स क्रिएट करते हैं वो अनइमेजिनेबल है। वही असली रीढ़ की हड्डी है जो हमें जॉब्स दे सकती है। तो हम आपका सम्मान करते हैं। हम आपको प्रोत्साहन देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करना हमारा सबसे प्राइमरी एम है। अभी तक व्यापारियों को हर सरकार चोर मानती थी, उसी दृष्टि से देखती थी। और चुनाव के टाइम में व्यापारी याद आते थे डोनेशन के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम आपके साथ यहां पे बैठे हैं, इस किस्म की मीटिंग 2 मुख्यमंत्री, एक दिल्ली से एक पंजाब से, आपकी समस्याएं सुनने के लिए बैठे हैं। अभी तक हमारे से पहले जितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने आपके साथ इस किस्म की मिलनी की कि आमने सामने बैठ के आपकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। किसी को परवाह ही नहीं थी। उनको तो यह था कि यार इस मार्केट से इतने पैसे इकट्ठे करके ले आओ, उस इंडस्ट्रियल एरिया से इतने पैसे, हमें आपसे आपके पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए जो हमेशा आप लोगों ने हमें दिया है। आप बढ़ेंगे, आप फलेंगे फूलेंगे तो आप हमें टैक्स भी देंगे और उस टैक्स से और हम तरक्की कर पाएंगे। अभी मीटिंग के पहले, मीटिंग शुरू होने के पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी 10 पॉइंट डिक्लेयर किए थे, जो कि मैं समझता हूं, मैं भी पहले इनकम टैक्स में काम करता था, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं, जो कि आसानी से अनाउंसमेंट्स होते नहीं है। व्यापारियों को, बेचारों को बहुत कई सालों तक एड़ी चोटी अपने जूते घिसने पड़ते हैं सरकारों के साथ। कभी इस मंत्री से मिलो, कभी मुख्यमंत्री से मिलो, कभी एक झटके के अंदर इतने सारे अनाउंसमेंट्स। वैट का ओटीएस एक्सटेंड कर दिया गया, फॉर्म CH&F की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया गया, बोगस बिलिंग चेक करने के लिए IIT हैदराबाद से एग्रीमेंट किया जा रहा है, मार्केट्स के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे आपकी सुविधा के लिए, पानी और सीवर की स्कीम के लिए OTS किया जा रहा है, बिल्डिंग प्लान्स का सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया जाएगा, ट्रेड लाइसेंस का वैलिडिटी पीरियड 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया गया, लेबरर्स की वेरिफिकेशन को सिंप्लीफाई किया। इतने सारे अनाउंसमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे अच्छी लगी आज, अभी कुछ लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। जैसे प्लास्टिक वालों ने बताई 120 माइक्रोन तक का, तो जी दिल्ली में भी माफ है, यहां भी कर दो। अगर हमारी सरकार बेईमान होती, भाई साहब ये प्लास्टिक वालों को पहले बुलाते और उनको बुलाते, हाँ भाई सबसे इकट्ठे कर लो और इकट्ठे करके इतने पैसे फलाने को पहुंचा दो। करते कि नहीं करते? यही चलता था अभी तक। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट 2 मिनट के अंदर मान साहब ने और मैंने डिस्कस की, मान साहब ने, मैंने कहा हाँ करते थे तुरंत अनाउंसमेंट। क्यों? हमारी नीयत साफ है, हम पैसे कमाने नहीं आए,
हम जो पैसे कमाते थे उनका धंधा बंद करने के लिए आए हैं, आपको सहूलियत देने के लिए आए हैं। इसलिए 2-2 मिनट के अंदर इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे थे। आप में से किसी ने बताया कि यहां आने के पहले ही कई सारी चीजें आपके मार्केट के अंदर बिजली की तारें इधर उधर होती थी। तो अगर इस तरह की मिलनियां होती रहें तो अफसरशाही भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है। उनको भी लगता है यार सीएम आ रहे हैं, उसके पहले सारा ठीक कर दो। तो ये जो आज मिलनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि आज बस चुनाव के पहले में वोट चाहिए जैसे मान साहब ने बताया, और क्यों चाहिए उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन इस किस्म की मिलनी होती रहनी चाहिए ताकि समय समय पे आपकी समस्याएं हम तक, आज हम जितनी समस्याओं का समाधान बता के जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जिंदगी में और समस्याएं नहीं आएंगी, और भी समस्याएं आएंगी। हम आपके बीच में लगातार आते रहेंगे, बीच बीच में आप भी आते रहिए, हमारे पास चाय पीने के लिए आ जाया कीजिए कभी कभी, चाहे कोई काम नहीं हो वैसे ही आ जाया कीजिए मिलने के लिए। ये मिलना जुलना चलते रहना चाहिए। तो इतनी सारी समस्याएं आपकी इस मीटिंग के पहले ही सॉल्व हो गई। अब आते हैं कि पिछले कुछ 2 साल में आपने देखा होगा, मान साहब ने बिल्कुल सही बताया, आज देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, जितनी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली तो कहते हैं हाफ स्टेट है, चलो हाफ स्टेट है, वहां तो हमें कुछ नहीं करने देते, इनसे रोज लड़ लड़ के मेरा दिल जानता है इस पे एक पीएचडी होनी चाहिए, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कि मैं कैसे दिल्ली चला रहा हूं और कैसे दिल्ली में हमने इतने काम कर लिए। लेकिन जो फुल स्टेट है, पंजाब फुल स्टेट है, तमिलनाडु फुल स्टेट है, केरला फुल स्टेट है, तेलंगाना फुल स्टेट है, लेकिन वह बीजेपी की सरकार नहीं है तो कहते हैं काम नहीं करने देंगे। तो तेलंगाना वालों ने सारे एमपी डीएमके को दे दिए, बोले अब लड़ो इनके साथ जाके। केरला वालों ने अपने सारे एमपी अपने उनको यूडीएफ और एलडीएफ वालों को दे दिए। पंजाब वाले भी सारे एमपी मान साहब को दे दो, फिर देखो इनसे इनकी मजाल जो ये हमारे काम रोक लें। 8,000 करोड़ रुपए पंजाब का हक बनता है, जो 8,000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है। आपके पैसे नहीं दे रहे, गुंडागर्दी है, पैसे नहीं दे रहे, बस नहीं दे रहे। रूरल डेवलपमेंट आरडीएफ का पैसा है और कई सारे हेड के अंदर है। 8,000 करोड़ रुपए आ जाएं, आप सोचो कितनी सड़कें, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बन जाएंगे, कितना काम हो जाएगा। क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे, आज अकेला भगवंत मान लड़ रहा है इनसे, बीजेपी वालों से भी, गवर्नर से भी और केंद्र सरकार से भी। आप ये 13 सीट दे दोगे, भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे। ये 13 के 13 दिल्ली बैठ के सारा दिन इनसे लड़ेंगे, इनकी जान खा जाएंगे, सारा पैसा लेके आएंगे, आपका एक एक पैसा। 26 जनवरी को पंजाब की झांकी नहीं लगने दी इन्होंने, 26 जनवरी की परेड में। क्यों भाई? पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब की झांकी क्यों नहीं लगने दी? पहले अफवाह फैला दी, भगवंत मान ने अपनी फोटो लगा रखी है, फिर भगवंत मान ने झांकी पब्लिक कर दी कि देख लो। उसमें किसकी फोटो थी? भगत सिंह की फोटो थी, करतार सिंह सराबा की फोटो थी, लाला लाजपत राय की फोटो थी। और केंद्र सरकार कहता है हमने पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दिया। अरे तुम होते कौन हो भगत सिंह की झांकी रिजेक्ट करने वाले? तुम्हारी औकात कैसे हो गई तुम्हारी भगत सिंह की झांकी रिजेक्ट करने की? ये तो पंजाब के साथ पंजाब का अपमान है, पंजाब की बेइज्जती है, पंजाबियत की बेइज्जती है, पंजाबियों की बेइज्जती है कि 26 जनवरी के अंदर आपकी झांकी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। आज अगर आपके 13 एमपी होते ढंग के, ये सारे एमपी जो आज पंजाब के, कहां हैं ये लोग? क्यों नहीं आपकी आवाज उठाते? संसद में क्यों नहीं आपकी आवाज बनते? नहीं बनते ये क्यों? आज आप दे दीजिए 13 के 13 एमपी, फिर मजाल केंद्र सरकार की अगली साल 26 जनवरी की झांकी सबसे आगे होगी पंजाब की। देख, तो आपसे आज वोट मांगने आए हैं। मैं मानता हूं पहले समस्याएं समाधान करना है, फिर वोट चाहिए, लेकिन वोट अपने लिए मांगने नहीं आए। मुझे अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिलानी, मुझे अपने परिवार को, भगवंत मान को, अपने परिवार को सेट नहीं करना। हम सारे सेट हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब को खुशहाल करने के लिए हमें आपका वोट चाहिए। हमें 13 की 13 सीट चाहिए। 13 सीट होगी, हमारी ताकत बनेगी। आज अगर आपने 92 सीट्स नहीं दी होती, हमारी सरकार गिर गई होती। रोज हमारे एमएलए से कांटेक्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं 25 करोड़ ले लो, कभी कहते हैं ये ले लो वो ले लो। टूट नहीं रही हमारी, ना दिल्ली की सरकार टूट। दिल्ली वालों ने भी बड़ी मेहरबानी की, हमारे 62 सीट दे दी 70 में से। टूट नहीं रही हमारी सरकार। इसी तरह से 13 एमपी दे दो, फिर देखो जो चमत्कार होता है पंजाब के अंदर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं फिर से यही कहूंगा, यहां जितने लोग बैठे हैं, एक बार स्कूल का चक्कर मार के आना और एक बार मोहल्ला क्लिनिक का चक्कर मार के आना। थैंक यू।